नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये जो गुप्त साम्राज्य है, इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य देखे थे। मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद ये गुप्त साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित होते हैं। तो इनको जानना शुरू करते हैं। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो हम क्या देखें? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब पतन हो गया तो दो हम वंश के बारे में देखते हैं, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। ये दोनों जो वंश है अपने क्षेत्रों में सीमित हो गए। अपने क्षेत्रों तक सीमित हो गए। इसके बाद यदि देखें पूर्वी भारत में गुप्त वंश और पश्चिमी भारत में नागवंश और दक्कन के क्षेत्र में वाकाटक वंश का उदय हुआ। दक्कन के क्षेत्र में वाकाटक वंश का क्या हुआ? उदय हुआ। इनको यदि एक मैप के थ्रू यदि समझे तो हम एक भारत का नक्शा बनाते हैं और देखते हैं। ये छोटा सा मैप आप सभी भी बना लीजिएगा। देखिए, ये हो गया मेरा पश्चिम। पश्चिम पश्चिमी भारत। यहाँ पर कौन सा वंश होता है? नागवंश। और इसके पूर्वी भारत में इधर कौन से हुए? गुप्त वंश। और दक्कनी क्षेत्र यदि देखें तो हम इस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इस क्षेत्र में वाकाटक वंश। वाकाटक। तो इन सभी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित कौन होते हैं? गुप्त वंश। तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं। इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली इन सभी छोटे छोटे राजवंशों में लिखिएगा। छोटे छोटे राजवंशों में गुप्त वंश सबसे शक्तिशाली वंश
के रूप में उभर कर सामने आए। तो यहाँ तक हम अभी जो देखे हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप सभी को बेहतर याद हो सके। तो क्या देख रहे हैं हम? गुप्त साम्राज्य। तो हम क्या देखें? गुप्त साम्राज्य के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना होता है। तो हम देख चुके हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो भारत में दो वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश, इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं जाकर के मेरे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में है। तो सातवाहन और कुषाण अपने अपने क्षेत्र, जब इन दोनों का उदय हुआ तो ये अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हो गए, अर्थात ये बाहर नहीं निकले। लेकिन इन सभी जो छोटे छोटे वंश है, जैसे हम ये पूर्वी पूर्वी भारत में, पूर्व में कौन सा वंश है? गुप्त वंश। और पश्चिम में कौन सा वंश है? नाग वंश। और दक्कन के क्षेत्र में कौन सा वंश है? वाकाटक वंश। इन सभी जो छोटे छोटे राजवंश देख रहे हैं, इन सभी छोटे छोटे राजवंशों में गुप्त वंश सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में उभर कर सामने आया। तो देखिए कैसे गुप्त वंश सामने आ रहा है। अब देखते हैं और आगे, तो उनको देखने के लिए इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ये जो गुप्त वंश है, ये कास्ट इनके क्या है। बहुत सारे विद्वान जो है कि बहुत सारे बात बोलते हैं। तो देखिए कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी प्लस एलन अल्लेकर, इसे वैश्य कहा है। वैश्य। कृष्ण स्वामी। इसके बाद यहां हम अगला पॉइंट लिखते हैं, वासुदेव, वासुदेव उपाध्याय। ओझा मजूमदार। क्या कहा है? क्षुद्र क्षत्रिय कहे हैं, क्षत्रिय। हेमचंद्र, हेमचंद्र चौधरी। ब्राह्मण कहे हैं। तो देखिए क्या देखे हम, इनके कास्ट को लेकर डिफरेंट डिफरेंट मत हैं। तो कौन क्या कहा है? कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी एलन अल्लेकर क्या कहा है? इसे वैश्य कहे हैं, गुप्तों को। और वासुदेव उपाध्याय, ओझा मजूमदार क्या कहे हैं? क्षत्रिय। और हेमचंद्र चौधरी, और हेमचंद चौधरी ये क्या कहते हैं? ये ब्राह्मण कास्ट के हैं। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम गुप्त साम्राज्य के बारे में। ये जो गुप्त साम्राज्य है, यदि इसके कालखंड को देखें तो देखिए 319 से 550 एडी, 550 एडी इसका कालखंड है।
लेकिन हम यदि देखें तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट आता है। 250 से 319 एडी जो है, इस बीच की घटना कहाँ गए? हम तो यहाँ देख रहे हैं 319 से 550 बीसी डायरेक्ट शुरू हो रहा है, लेकिन हम देखे थे 250 तक। तो इस बीच की घटना का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। ये जो बीच की घटना है लगभग 50 से 60 वर्ष, 50 से 60 वर्ष, इस बीच कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए ये जो बीच है इसे अंधकार युग, डार्क एज कहा जाता है। अंधकार युग, डार्क एज कहा गया है। ये जो गुप्त साम्राज्य है इसके जानकारी के स्रोत देखते हैं। जानकारी के स्रोत, समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख, अभिलेख, कुमारगुप्त के विल्सड अभिलेख, कुमार गुप्त के विल्सड अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख। ये तीनों जो अभिलेख है, इन तीनों अभिलेख में गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को बताया गया है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को बताया गया है। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो गुप्त साम्राज्य है इसका कालखंड कब से कब तक है? तो 319 से 550 एडी। लेकिन इसके पहले 250 से 319 के बीच की घटना नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये जो 250 से 319 एडी है, लगभग 50 से 60 वर्ष, इस बीच हमें कोई जानकारी नहीं मिलते, कोई साक्ष्य इस बीच का उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे अंधकार युग या डार्क एज कहा जाता है। और यदि गुप्त साम्राज्य के जानकारी के स्रोत देखें तो हम 3 स्रोत लिए हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और कुमारगुप्त के विल्सड अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख। ये तीनों अभिलेख जो हैं इसमें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है कि श्री गुप्त को बताया गया है। इनको नोट कीजिए और आगे जानकारी देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
हम स्रोत देख रहे हैं, सभी स्रोत में अभिलेखीय स्रोत देखते हैं। अभिलेख में हम देखते हैं पहला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद एरन अभिलेख। एरन अभिलेख ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मोहरों पर लेख। पर लेख। ये जो एरन अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें प्रथम सती होने की जानकारी मिलते हैं। सती होने की प्रथम जानकारी ये तो हम अभिलेखीय स्रोत देखे, और हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। कामसूत्र। कामसूत्र। और यदि देखें तो कालिदास की रचना। कालिदास की रचना से हमें जानकारी मिलते हैं। और यदि मुद्रा से यदि देखें, मुद्रा सिक्का। यहाँ जो सिक्का मिले वो कैसा है, तो गोल्ड का है। गोल्ड सोना। इससे हमें क्या जानकारी मिलते हैं, यदि देखें तो ये जो सिक्का है इससे हमें कला की जानकारी मिलती है। आर्थिक और कला की जानकारी। आर्थिक प्लस कला। इकोनॉमी एंड आर्ट की जानकारी मिलते हैं, और हमें विदेशी व्यापार की जानकारी मिलते हैं। व्यापार की जानकारी। और हमें यहाँ दो जो है कि विदेशी यात्री जो है उससे भी हमें जानकारी मिलते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। विदेशी यात्री फाहियान और हुवेनसाक चीनी यात्री है। फाहियान हुवेनसाक। फाहियान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये हुवेनसाक जो है ये हर्षवर्धन के समय आए थे। हर्षवर्धन
वर्धन। तो देखिए क्या देखे हम अभिलेख, हम क्या देख रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के स्रोत, जानकारी के क्या स्रोत हैं। अभिलेख की यदि बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और एरन अभिलेख, ताम्रपत्र, तांबा पर लिखा गया लेख, ताम्रपत्र, मोहरों पर लेख, इन सभी से हमें जानकारी मिलती है। ये जो एरन अभिलेख है, इससे हमें सती होने की प्रथम जानकारी मिलते हैं। सती क्या होता है, यदि किसी के पति मर गए हो तो उसी के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था। और साहित्यिक स्रोत की यदि बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये किसका बुक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कामसूत्र और कालिदास की रचना से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलते हैं। और यदि यहाँ से सिक्के देखते हैं तो सिक्का क्या है, गोल्ड का है, सोने का है, तो हमें इससे क्या जानकारी मिलते हैं, यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति और आर्थिक और कला की जानकारी मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पर सिक्का है तो व्यापार की जानकारी इससे प्राप्त होते हैं। सिक्का क्यों होते हैं, लेन देन करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और विदेशी यात्री फाइयान, जो है कि हुवेन साग, फाइयान और हुवेन साग, इससे भी हमें जो है कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलते हैं। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है भारत, और हुवेन साग हर्षवर्धन के समय भारत आए हैं। तो यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक एक करके शासक को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।